हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पौधों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो कल अगर आपने जो है वीडियो देखा होगा तो हमने जो है पोषण के विभिन्न प्रकारों को डिस्कस किया था। ठीक है, और पोषण के हमने कौन कौन से प्रकार देखे थे? हमने दो प्रकार देखे थे। पहला था सपोषी पोषण और दूसरा था विषमपोषी पोषण। तो वहां हमने ये डिस्कस किया था कि जो सपोषी पोषण होता है वो पौधों में पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि वो जो हरे पौधे होते हैं वे अपना पोषण किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उनमें सपोषी पोषण होता है, ये आप समझ गए। सपोषी पोषण का मतलब वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सभी ये बात समझते हो, जानते हो कि एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है, जो मेन सोर्स है वो क्या है, सूरज है। ठीक है, और वहां से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, ग्रीन प्लांट्स ट्रैप करते हैं। और एक बात आपने इससे पिछले क्लास में ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, आप जानते हो ऊर्जा को हम उत्पन्न या विनष्ट तो कर नहीं सकते, बस होता क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो सूरज से जो ऊर्जा मिलती है वो क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। ठीक है ना, वो जो लाइट एनर्जी है उसको जो ग्रीन प्लांट्स हैं उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी वो जो प्रकाशिक ऊर्जा है उस ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और यही क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पढ़ते आ रहे हो ना, तो हम उसको प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हो? आपको कहना चाहिए भाई उसको तो भोजन संश्लेषण कहना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं क्योंकि वहां पर उस प्रकाशिक ऊर्जा को लेकर के उसको संश्लेषित किया जा रहा है और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। साधारण भाषा में हम कहेंगे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, पर अगर हम थोड़ा सा वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि हरे पौधे जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि किसमें पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। उस पिगमेंट की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में क्रिया होती है और उस क्रिया के फलस्वरूप किस चीज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, और यही जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है वही क्या है, भोजन है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में साथ में आपकी ऑक्सीजन बनती है, जिस ऑक्सीजन को फिर क्या होता है, प्लांट्स जो है वायुमंडल में छोड़ देते हैं, हमारे एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया आप समझ गए। अब क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में क्रिया कर रहे हैं, और वो जो क्रिया कर रहे हैं वो किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, सनलाइट की उपस्थिति में कर रहे हैं और आपके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर रहे हैं। और इसका जो प्रोडक्ट है इससे बन क्या रहा है, इससे आपका बन रहा है कार्बोहाइड्रेट और साथ में बन रही है ऑक्सीजन। ठीक, तो इसके रिएक्शन आप देखो, इसके रिएक्शन आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, CO2 प्लस H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, C6H12O6 आपका एक तो ये प्रोडक्ट है, और साथ में O2 यानी ऑक्सीजन, और साथ में प्लस H2O, कुछ वाटर भी क्या होता है इसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन और वाटर होते हैं ये फिर प्लांट से क्या हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है इसको जो है, जितना ग्लूकोज उस वक्त यूज हो गया वो तो ठीक है, बाकी जो ग्लूकोज बचा वो स्टार्च के रूप में पौधों के द्वारा संचित कर लिया जाता है। तो ये आपकी पूरी क्या है, प्रोसेस है। ठीक, अब आप ये देखो कि जब ये प्रोसेस हो रही है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, कुछ जो ये सब चीजें मिली इसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे। ये कच्ची सामग्री पौधों को चाहिए। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे हम खाना बनाते हैं, ठीक है ना, आपकी मम्मी खाना बनाती है या आप खाना बनाते हो या आपके पापा खाना बनाते हैं,
तो जो भी आपके घर में खाना बना रहा है या फिर आप कहीं देख रहे हो, तो खाना बनाते वक्त क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि आप गए किचन में और आपने कहा फू और खाना बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ ना कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं आपको। चावल चाहिए होगा, अगर आप भात दाल मतलब अगर आप चावल दाल बना रहे हैं तो आपको चावल चाहिए होगा, आपको दाल चाहिए होगी, आपको मसाले चाहिए होंगे, ठीक है। सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी चाहिए होगी। तो वो क्या है, रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, फूड का आप निर्माण कर रहे हो, खाने का निर्माण कर रहे हो। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी क्या है भाई, कुछ कच्ची सामग्री भी चाहिए। तो ये कच्ची सामग्री क्या है, पहला तो आप समझ गए, सूर्य का प्रकाश है, वो हमें कहां से मिला, सूर्य से मिला। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है, किसी अन्य तरह के प्रकाश में हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको आप सोचना, ठीक है। और सोच के आप जो है इसके बारे में बताना भी कि होगी कि नहीं होगी, ठीक। अच्छा, दूसरा जो रॉ मटेरियल है हमारा, वो हमारा होता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल हमको कहां से मिलता है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये हमको मिलता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है पत्तियों में, ठीक है। आपने इससे पिछली क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ा, कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। कोशिकाएं आपने जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के बारे में पढ़ा। और जब आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आप बार बार, जब आप सेल ऑर्गेनल्स की बात करते थे तो आप बार बार एक बात करते थे, क्या बात करते थे कि भाई प्लांट सेल में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। यही हरित लवक यानी जो प्लास्टिड, जिसको आप इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हो और जिसको आप हरित लवक कहते हो, इस हरित लवक के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के पास वो ताकत है, ये क्लोरोफिल ना जादू है, जादू। आपने वो पिक्चर देखी जादू वाली, जादू तो ये क्लोरोफिल वही जादू है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये करता है जादू और वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो आप समझ गए क्लोरोफिल, ठीक है। अब तीसरी आपकी जो कच्ची सामग्री है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, ऑब्वियस सी बात है कि ये एटमॉस्फेयर से हमको मिलती है, ठीक है। और ये कैसे आती है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी अगली चीज होती है वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है आप सब जानते हो कि जब आप कोई पौधा उगाते हो, आप जमीन को पानी देते हो, जमीन में क्या करते हो, पानी डालते हो जहाँ पे आपने पौधा उगाया होता है। यानी वो जो है मिट्टी में जो पानी होता है, चाहे वो बारिश के थ्रू आए, चाहे आप डालो, या भूमि के अंदर का जो पानी है, जो भी वो पानी है उसको क्या करती हैं, जड़ें खींच लेती हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया कैसे होती है पूरी, ये आप वहन के अंतर्गत अभी आगे जो है इसी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप समझ गए क्या क्या कच्ची सामग्री आपको चाहिए थी। एक तो आपको चाहिए था आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दूसरा आपको क्लोरोफिल चाहिए था। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद पानी और उसके बाद आपको मिनरल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आप ये देखो कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान क्या घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। अब फिर मैं वही बात पे आ जाऊंगी, जैसे आपने खाना बनाया, बाई चांस मान लो आप चाय भी बना रहे हो, तो ऐसे करके चाय नहीं बनती। चाय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैस को जलाना पड़ेगा, उसमें फिर आप जो जो पानी डालोगे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, सब चीजों को मिलाओगे, इस तरीके से बनेगी। तो ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भी कुछ घटनाएं जो है घटित होती हैं, ठीक है। और ये कैसे होती है ये ज्यादा आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी जो समझने वाली बात है, इसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। पहली जो इसमें प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सन की एनर्जी को यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। दूसरी इसमें जो बात है वो ये होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। जो सन की एनर्जी है वो क्या हो रही है, उसका रूपांतरण हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और इसके साथ साथ जो जल के अणु हैं, ठीक है ना, वो जल के अणु अपघटित हो रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। आप एक बार रिएक्शन में जाओ, वहां आप देख रहे हो कि ये जो H2 है 6CO2 + 12H2 है ना, तो इस H2O से क्या हो रहा है, बाद में आप देख रहे हो कि एक तो आपका ऑक्सीजन बन रहा है और दूसरा आपका ये H2O बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो है अपघटन हो रहा है। और तीसरा आपका क्या हो रहा है, तीसरा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो रही है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना। CO2 है और वहां आपका क्या बन गया, C6H12O6। अब आप समझ रहे हो, रिड्यूस्ड हो रही है, कह रही हूं मैं, मतलब अपचयित हो रही है। आपने अभी क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब मैं रिड्यूस्ड हो रही है कह रही हूं तो इसका मतलब क्या है कि इससे क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है इसका, मतलब इससे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। किस तरीके से होती हैं ये फिर हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। 2 तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, एक प्रकाश अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये बात की बात है। ठीक, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो। सही। अच्छा, अब इसमें एक बात और है जो इसी में आप देखते हो आपकी बुक में दी हुई है, वो ये है कि जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, आखिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपको 9th में याद होगा कि आप एक प्रैक्टिकल करते थे जिसमें आप ये देखते थे कि पत्तियों में स्टोमेटा प्रेजेंट है कहां पर। ठीक है ना, मतलब स्टोमेटा की प्रेजेंस के लिए आप एक प्रैक्टिकल करते थे। ठीक है ना, और बड़े खूबसूरत से स्टोमेटा आप लोगों ने, कई लोगों ने जो है देखे भी होंगे। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये वो साइट्स हैं जहां से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आती हैं और ऑक्सीजन इसी से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये स्टोमेटा आपको कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों की जो सरफेस होती है, लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस, उन दोनों सरफेस में कुछ छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। हिंदी में आप कहते हो रंध्र, है ना। और ये जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, आपको देखो डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो स्टोमेटा होते हैं इसमें जो है गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है ना, गार्ड सेल्स, गार्ड क्या है, जो क्या करते हैं, रखवाली करते हैं ना। तो इसमें क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, और बीच में इसमें एक छेद होता है, आप देख रहे हो। ठीक है ना, अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, जब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर ये क्या होता है, ये फूल जाते हैं, और फूल करके क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, और जब इससे पानी बाहर निकल जाता है तो ये फिर से क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। जिस दौरान ये खुलते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अंदर आती है। ठीक है, और जब ये बंद हो जाते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर ही रहती है। अब आप कहोगे कि ये खुलना और बंद होना क्यों होता है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, बहुत सारा पानी बाहर निकलता है ना। जैसे मैंने आपको बोला था, एक अगर आपको याद हो क्लास में एक बात होती थी कि मैं बार बार आपसे कहती थी कि आप क्या करो, एक पत्ती में क्या करो, एक वो बांध दो, पॉलीथीन, है ना। तो जब आप पॉलीथीन बांधोगे तो आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है कि उस पॉलीथीन में 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद आप देखो उस पॉलीथीन में क्या हो जा रहा है, पानी इकट्ठा हो जा रहा है ना। तो ये वही है कि क्या हो रहा है कि जो पौधे होते हैं वो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको बाहर निकालते हैं। किसके थ्रू बाहर निकालते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर समझने की बात ये भी है कि अगर ये स्टोमेटा हमेशा खुलते रहते तो शायद बहुत ज्यादा पानी क्या हो जाता, बाहर निकल जाता। इसलिए स्टोमेटा क्या होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए कि पौधों को CO2 कैसे मिलती है। ठीक है ना। अच्छा, अब पौधों को जल कैसे मिलता है ये हम पढ़ेंगे जब हम वहन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसके पोषण में इतना ही है, आप लोग इसको समझो। और कल जो है हम किस बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है, हमारे भीतर पोषण कैसे होता है। थैंक यू।